दिस ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि रंध्रीय गतियों या स्टोमेटल मूवमेंट को कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं। तो जब मैं ट्रांसपिरेशन फैक्टर्स पढ़ा रही थी, जो मीन्स वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, तो वहाँ पे मैंने एक हेडिंग लगाई थी। फर्स्ट तो और सेकंड था फर्स्ट था एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट, एयर, वाटर, पीएच आदि का स्टोमेटल मूवमेंट पे या ट्रांसपिरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था। फिर जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये वाला पोर्शन हमारा उस क्लास में स्किप हो गया था, तो इससे शुरू करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? तो फर्स्ट आएगा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, मीन्स इसका वाष्पोत्सर्जन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किन्हीं किन्हीं लीव्स में जो ऊपर क्यूटिकल होती है वो थिन होती है, किन्हीं में थिक होती है। मीन्स किन्हीं लीव्स में वो पतली होती है, किन्हीं में वो मोटी होती है। उसके अलावा कुछ पत्तियों पे रोम्स पाए जाते हैं। ये रोम वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य करते हैं। तो मैं इन शॉर्ट ये कहूँगी कि जो पत्ती की संरचना होती है उस पे उपस्थित रंध्र किस बात पे निर्भर करेंगे? उस क्यूटिकल की मोटाई और उस पर उपस्थित जो रोम होते हैं उस पर। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि लीफ पर उपस्थित क्यूटिकल एवं रोम के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन दर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका सीधा संबंध ये होगा मीन्स अगर क्यूटिकल जितनी मोटी होगी वाष्पोत्सर्जन उतना ही कम होगा, और क्यूटिकल जितनी पतली होगी वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। या उस पत्ती पे अगर रोम उपस्थित है, जिन्हें हेयर्स बोलते हैं, वो रोम अगर उपस्थित है तो भी ट्रांसपिरेशन कम होगा। और क्योंकि मरुद्भिद प्लांट्स में जो क्यूटिकल की थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए उनमें ट्रांसपिरेशन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्यूटिकल की थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, क्यूटिकल मोटी होती है। फिर हम उसके बाद में बात करेंगे एरिया ऑफ लीफ, मीन्स उस लीफ का आयतन कितना है या आकार कितना है। ये ट्रांसपिरेशन की रेट उस बात पे निर्भर करती है। तो आप जनरली कंसिडर कर सकते हो कि मान लो ये लीफ है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या इसकी सतह ज़्यादा फैली हुई है, तो लाइट उस ज़्यादा एरिया पे आके सीधी गिरेगी और जिससे इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। तो जितना ज़्यादा लीफ एरिया होगा, लीफ जितनी फैली हुई होगी, उसमें उतना ही ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और लीफ एरिया जितना कम होगा उसमें उतना ही ट्रांसपिरेशन कम होगा। इसका एग्जाम्पल है यही ज़ीरोफाइट्स। तो
आपको पता है कि रेगिस्तान में ऑलरेडी वाटर की कमी होती है, इसलिए प्लांट्स अपने आप में कुछ अनुकूलन कर लेते हैं, जैसे कि क्यूटिकल की थिकनेस बढ़ा लेते हैं। उसके अलावा वो अपनी जो लीफ साइज़ होती है उसको कम कर लेते हैं, और कुछ प्लांट्स उनमें अपनी लीव्स को कुछ प्लांट्स कांटों के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। तो एक तो लीफ साइज़ कम हो गई और कुछ प्लांट्स में लीफ कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिससे उनमें वाटर लॉस कम होता है। तो इस तरह यह लीफ एरिया ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। फिर आते हैं आपके स्टोमेटा का स्थान। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस पे जो स्टोमेटा होते हैं तो जीरोफाइट्स में या मरुद्भिद पादपों में वो धसे हुए होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं संकन स्टोमेटा। ये जो धसे हुए स्टोमेटा होते हैं ये प्लांट्स में वाटर लॉस या ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने का कार्य करते हैं, और संकन स्टोमेटा उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनमें ऑलरेडी वाटर की कमी होती है, फॉर एग्जांपल जीरोफाइट्स। और इस तरह ये तीनों इंटरनल फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन की रेट को प्रभावित करते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिवाष्पोत्सर्जन करने वाले कारक या एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं? जो प्लांट की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित किए बिना उनमें ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं। प्रतिवाष्पोत्सर्जक या एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहलाते हैं। और ये क्या क्या हो सकते हैं? एक तो कलरलेस प्लास्टिक ऑयल हो सकता है, वैक्स हो सकता है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड भी या एब्सिसिक अम्ल भी हो सकता है, जिसकी हेल्प से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। क्योंकि स्पेशली अगर मैं एब्सिसिक हार्मोन की बात करूं तो ये जो हार्मोन होता है ये प्लांट में स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब प्लांट में ऑलरेडी वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो ये स्टोमेटा को आंतरिक रूप से बंद करने का कार्य करते हैं, और इस तरह ये प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहते हैं। फिर इसके बाद में मैंने पढ़ाया था आपको बिंदु स्राव। तो लीफ के मार्जिन से या लीफ के किनारों से जल का बूंदों के रूप में निकलना बिंदु स्राव या ग्यूटेशन कहलाता है। मैंने बताया था इसके द्वारा जो वाटर होता है वो इम्प्योर या अशुद्ध जल होता है, जिनमें होते हैं शुगर, अमाइनो एसिड्स या अमीनो अम्ल आदि। और ये सबसे ज़्यादा शाखीय प्लांट्स में होता है, जिन प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन की दर तो होती है कम, लेकिन उनमें जल का अवशोषण होता है ज़्यादा, और ये पत्ती की पूरी सतह से न होकर उसके किनारों से होती है। फिर मैंने पढ़ाया था आपको
नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में अंतर, जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, बिंदु स्राव, म्यूटेशन। तो फर्स्ट जो आएगा इसमें डिफरेंस वो क्या आएगा कि इसमें जो वाटर लॉस होता है वो वाष्प के रूप में होता है, और बिंदु स्राव में जो वाटर लॉस होता है वो बिंदुओं के रूप में या ड्रॉप्स के रूप में होता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो क्यूटिकल द्वारा भी हो सकता है, स्टोमेटा के द्वारा भी हो सकता है और लेंटिकल्स के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो बिंदु स्राव होता है वो जल रंध्रों के द्वारा होता है। इसमें जो वाटर लॉस होता है वो शुद्ध होता है, और इसमें जो वाटर लॉस होता है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि उसमें सुक्रोज, अमीनो अम्ल, शुगर आदि उपस्थित होते हैं। ट्रांसपिरेशन होता है वो पत्ती की दोनों सरफेस से होता है, मीन्स अपर एंड लोअर। और जो बिंदु स्राव होता है वो लीफ के किनारों से या मार्जिन से होता है। ये एक नियंत्रित या कंट्रोल्ड प्रक्रिया है, और ये अनियंत्रित प्रक्रिया है। क्यों है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है उनमें गार्ड सेल, जैसे कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा तो उसमें गार्ड सेल्स क्या करेगी कि जैसे जैसे उस लीफ में या उस प्लांट में वाटर की कमी हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, जबकि ये जो जल रंध्र होते हैं वो हमेशा ही खुले रहते हैं। इसलिए यह अनियंत्रित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं वो वर्क नहीं करती है। और इस तरह ये आपके बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके नया टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। आपके नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। तो क्या होता है कि प्लांट अपने आवश्यक तत्वों को मिट्टी, वायु व जल से किस प्रकार उपयोग में ले रहे हैं ताकि वो उसके वृद्धि एवं विकास में सहायक हो सके, या
प्लांट द्वारा ग्रहण किए जाने वाले न्यूट्रिशन या तत्वों को वह वायु, सॉइल आदि से किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं ताकि वह उनके वृद्धि एवं विकास में सहायक हो। तो इसे या इस अध्ययन को खनिज पोषण कहते हैं। या मैं यूँ कहूँ कि प्लांट द्वारा अपने वृद्धि एवं विकास में उपयोग लिए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों को वह मिट्टी एवं जल, वायु आदि से किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं, ये अध्ययन खनिज पोषण कहलाता है। सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि प्लांट्स में जो भस्म होती है या प्लांट्स की जो राख होती है, ऐश होती है, उसमें उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ प्लांट सोइल द्वारा ग्रहण करते हैं। ये बात सबसे पहले बताई थी। डी सॉसर ने, इन्होंने बताया कि प्लांट की राख में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ को वो सोइल द्वारा या मृदा के द्वारा ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि एवं विकास होता है। तो इन्होंने ये जो बताया कि ये सोइल द्वारा आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं जो उनके वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, इसका उल्लेख उन्होंने अपनी एक बुक में किया था। इस बुक का नाम है रिसर्चेस चिविक्स सर ला वेजिटेशन। इस बुक में इन्होंने बताया कि प्लांट्स की राख में जो उपस्थित अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सोइल द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जो उनके वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। फिर इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए, लिबिंग ने बताया कि प्लांट द्वारा अपने आवश्यक तत्वों का अवशोषण मृदा के द्वारा करते हैं। तो जो इनमें पोषण की विधियां हैं, इन विधियों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए या अलग अलग मेथड यूज़ में लिए गए उसका अध्ययन करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ एक एक करके समझाती हूँ। तो मिनरल न्यूट्रिशन के अध्ययन के लिए कुछ मेथड्स यूज़ में लिए गए। इन मेथड्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया। तो सबसे पहले मैं एक एक करके उन्हें समझाती हूँ। तो इसमें फर्स्ट मेथड है भस्म या राख का विश्लेषण, जिसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ ऐश। हिंदी में बोलेंगे इसको भस्म या राख का विश्लेषण। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो प्लांट का फ्रेश पार्ट होता है या प्लांट का भाग होता है एकदम फ्रेश, उसे 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और उसमें ये पता लगाया जाता है कि उस प्लांट में किस किस तत्वों का कितना कितना अनुपात होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ्रेश पार्ट लेंगे प्लांट का,
इस फ्रेश प्लांट पार्ट को क्या करेंगी ये 1 से 2 दिन के लिए 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। जब ये प्लांट पार्ट गर्म होगा तो इसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं, या मैं यूँ बोलूँ उसमें उपस्थित जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि 1 से 2 दिन तक अगर किसी फ्रेश प्लांट पार्ट को हम 110 डिग्री सेल्सियस या 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाष्प के रूप में उड़ जाएंगे और सिर्फ बचेगा प्लांट का शुष्क भार। मीन्स उसमें से वाटर कंटेंट तो गर्म करने से निकल गया, अब जो प्लांट का शुष्क भार होता है उसमें उपस्थित होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब फ्रेश प्लांट पार्ट को 1 से 2 दिन के लिए हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उससे वाटर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर इस प्लांट का जो ड्राई वेट है वो ज्ञात कर लिया जाता है कि इस प्लांट में ड्राई वेट कितना होता है। तो ये जो ड्राई वेट है वो कौन कौन सा होगा, उसमें उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का वेट होगा, वो उसका ड्राई वेट होगा। अब उसमें अकार्बनिक पदार्थों का वेट ज्ञात करने के लिए इस ड्राई वेट को (600 से 700 डिग्री सेल्सियस पर विशेष प्रकार की भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे ये जो ड्राई वेट है वो एकदम जल जाएगा या एकदम ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म करके वेपर के रूप में उसमें से वाटर लॉस हो गया था या वाटर कंटेंट ख़त्म हो गया था, तो उस ड्राई वेट में जो उसका प्लांट का ड्राई वेट है वो ज्ञात कर लिया जाता है। अब ये ड्राई वेट कौन सा होता है, उस प्लांट में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का योग। तो अब उसकी राख का हमें विश्लेषण करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या उसमें उपस्थित इनऑर्गेनिक तत्व या एलिमेंट्स को ज्ञात करने के लिए हम उस ड्राई वेट को 600 से 700 डिग्री सेल्सियस पर एक विशेष प्रकार की भट्टी में गर्म करेंगे, जिससे जो ड्राई वेट होता है वो राख में रूपांतरित हो जाता है। इस राख को बोलते हैं प्लांट ऐश, और इस प्लांट ऐश का विश्लेषण कर लेते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो उस प्लांट ने अपनी वृद्धि एवं विकास में यूज़ लिया था, और अलग अलग प्लांट्स में या अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग प्लांट्स पार्ट्स में ये जो अकार्बनिक पदार्थों का योग होता है वो अलग अलग होता है या उनका अनुपात भी अलग अलग होता है। फिर आता है आपके सेकंड टाइप, सेकंड टाइप है जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स, जिसे बोलेंगे वाटर कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं या क्या किया गया कि जो प्लांट होता है, इस प्लांट को इन्होंने
सोइल में ग्रो नहीं किया, मीन्स प्लांट को इन्होंने सोइल में नहीं उगाया और इसे एकदम शुद्ध विलयन, जिसे हम बोल सकते हैं द्रव संवर्धन माध्यम, इसमें इसे ग्रो किया और ग्रो करने के बाद में दोबारा से इसको समझेंगे कि इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, हाइड्रोपोनिक्स एक्सपेरिमेंट में जो प्लांट होता है उसको सॉइल में ग्रो नहीं करवाकर इन्होंने लिक्विड कल्चर मीडियम में या द्रव संवर्धन माध्यम में उसको उगाया। तो ये जो द्रव संवर्धन माध्यम है उसमें वो सभी तत्व होते हैं जो प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट होते हैं उनमें से किसी एक एलिमेंट को कम कर देते हैं इस प्योर सॉल्यूशन में, और उस प्लांट में उस जो एलिमेंट की कमी होती है उसका उस प्लांट पे प्रभाव देखते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं। तो दोबारा से इसको समझेंगे कि प्लांट को सोइल में ना उगाकर लिक्विड कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं। लिक्विड कल्चर मीडियम में जब ग्रो करवाएंगे तो इसमें वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो पादप के वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होंगे, और उनमें से किसी एक न्यूट्रीमेंट को या एक तत्व को वो कम कर देंगे और उसमें प्लांट में उस तत्व की जो कमी होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती है कि उसमें जो यूज़ होने वाली लाइट है और जो टेम्परेचर है वो उसके अनुकूल रखा जाता है। उसके बाद में जो उसमें निर्वात की कंडीशन उत्पन्न नहीं हो, इसलिए उसमें बार बार एयर या उसमें हवा का प्रवाह किया जाता है। और उसके बाद में इसके जो लाभ है वो क्या क्या होंगे, एक तो जो अनावश्यक खरपतवार होती है वो नहीं उगेगी, क्योंकि हम उसका प्योर कल्चर कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की खरपतवार नहीं होगी, उसमें किसी भी प्रकार की निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होगी। और इस विधि के द्वारा लार्ज स्केल पे या बड़े पैमाने पे प्लांट्स उगाए जाते हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवाऊंगी। थैंक यू।